नमस्कार, मैं हूं बीरेन सिंह और स्वागत है आपका भारत समाचार के खास कार्यक्रम जो कानाफूसी, चर्चा और गपशप पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सप्ताह का पावर सेंटर। पाकिस्तान और उनके आतंकवादियों से भारत में बहुत बार हमले हुए और उससे काफ़ी परेशानियां भी होती रहीं, लेकिन ये पहला ऐसा मामला है जब आतंकवादियों के बजाय इस बार टिड्डियों ने हमला कर रखा है। और लोगों को इस बात का एहसास भी हो गया कि टिड्डी आतंकवादी से कम खतरनाक नहीं है। टिड्डियों ने बुंदेलखंड से लेकर सेंट्रल यूपी और पश्चिमी यूपी के कई जिलों को तबाह कर रखा है। सबसे ज़्यादा नुकसान किसान का हुआ, स्वाभाविक है, चूंकि फसल पे इनका आक्रमण होता है, किसानों की बर्बादी आ गई। जिलों जिलों में जिला अधिकारी टिड्डियों को मारने के लिए विभिन्न अभियान चला रहे हैं। झांसी के डीएम ने 40 लाख टिड्डियों को मार गिराने का दावा किया है, पाकिस्तानी टिड्डियों को। इसके अलावा कानपुर तक उसका असर आया है। टिड्डियों को भगाने के लिए खेतों में डीजे बज रहा है, थालियां बज रही, टीन बजाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ मजाक में कहा जाता था कि क्या टिड्डी पहलवान हो। टिड्डी पहलवान को कोई हैसियत नहीं होती, अखाड़ा में भी उसको लात मार के बाहर कर दिया जाता था। लेकिन आज टिड्डी की जो ताकत है उसका पता चल रहा है। करोड़ों अरबों असंख्य की संख्या में किसानों के खेतों पर ये महामारी की तरह एकदम अटैक करती हैं और उसकी पूरी फसल को चट कर जाती हैं, बर्बाद कर जाती हैं। कृषि विभाग सक्रिय है, उसने कहा कि रसायन का छिड़काव करिए, टिड्डियों को मारने के लिए जो उपकरण की जरूरत है सब चीज़ों की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने समीक्षा की, कृषि मंत्री भी कर रहे हैं, जिलों जिलों में अभियान चलाया जा रहा है। इतना बड़ा फसलों पर हमला या तो दैवीय आपदा में आता है या इस तरह का पहला मामला देखा जा रहा है। तो हमारे पास एक पुराना सिस्टम तो है ही कि ताली और थाली का, उससे हमने कोरोना भगाया, वो टिड्डी में भी काम आ रहा है कि हमारे देश में कृषि पर पूरा देश निर्भर है, 70% जनसंख्या, और किसान की हालत दिन ब दिन खराब। कभी ओलावृष्टि तो कभी फसल चट कर जाना, कभी टिड्डी का हमला, कभी बरसात ना होना, कभी सूखा पड़ जाना। ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि जो किसान है उसके माथे पर जो चिंता की लकीरें हैं वो ख़त्म करें, उसके जीवन में खुशहाली लाएं। हमला चाहे जिसका हो, लेकिन नुकसान किसान का नहीं होना चाहिए। मायावती 2012 के बाद से सत्ता से बाहर हैं। यूपी और केंद्र में दोनों जगह उनकी पार्टी का ग्राफ लगातार गिरा है। अभी दूर दूर तक सत्ता सुख के आसार भी नहीं है। लेकिन हैरानी तब होती है जब मायावती सत्ताधारी दल बीजेपी के बजाय कांग्रेस पर हमले करती हैं। केंद्र में और यूपी में दोनों जगह बीजेपी की सरकारें हैं। कोरोना महामारी आई, लॉकडाउन लगा, फिर मजदूर निकले लाखों की संख्या में, उनको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा, कभी ट्रेन में, कभी बस में, कभी पैदल। जब जब प्रियंका गांधी हमलावर हुई उन बीजेपी पर, तब तब मायावती ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। कुछ जानकारों ने आश्चर्य जताया कि मायावती क्या बीजेपी की प्रवक्ता हैं। जब प्रियंका गांधी बसें भेजने के लिए मजदूरों के लिए तैयार हुई और कांग्रेस और बीजेपी सरकार ने उसमें अड़ंगा लगाया और कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदेश के गिरफ्तार हो गए, तब भी मायावती कांग्रेस पर अटैक कर रही हैं। क्यों ऐसा हो गया कि सत्ता के बजाय विपक्ष की पार्टी विपक्ष पर ही हमला बोल रही है? कुछ जो जानकार है इस बात को लेकर चर्चा करते हैं। कानाफूसी है कि बीजेपी और बीएसपी के रिश्ते काफ़ी पुराने रहे हैं और उसमें शायद नई गर्माहट भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव करीब आ रहे हैं। कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि चूंकि जो दलित वोट बैंक है वो पहले कांग्रेस के साथ बहुत समय तक रहा है और मायावती उसकी एक छत्र लीडर बन गई इधर, तो वो कहीं उनसे खिसके ना, इसलिए भी वो कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराती हैं कि 70 साल में इस देश में 50 साल कांग्रेस का राज रहा, दलितों के लिए उसने कुछ नहीं किया। आज अगर कुछ दलितों के लिए, गरीबों के लिए हुआ होता तो इतना पलायन क्यों होता। उनके तमाम आरोप सही भी हैं, लेकिन हैरत इसी बात की होती है कि जब पूरा देश के विपक्ष बीजेपी की मोदी सरकार और योगी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर
लोग उनको घेरने में लगे हैं, तो मायावती मोदी और योगी के बजाय ये सीधे कांग्रेस की ओर मुखातिब हो जा रही हैं। इसको लेकर विपक्ष में संशय की स्थिति बनती है। माया और अखिलेश भी अलग हुए, लेकिन ना तो अखिलेश ने यादव कभी मायावती के खिलाफ बोले, ना मायावती बोली। लेकिन कांग्रेस के खिलाफ मायावती का यह हमला बहुत लोगों को पच नहीं रहा है। सियासत में कब किसकी किस्मत चमक जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी दलितों को रिझाए तो कोई बात नहीं, और अगर कांग्रेस रिझावे तो सबसे ज्यादा परेशानी। मतलब यह है कि तुम हमें न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। बीजेपी में विधायकों का अपनी सरकार की कार्यशैली को लेकर खुलेआम उसका विरोध करना आम हो चला है। पहले भी आपने देखा कि चाहे महोबा में विधायक ने अपने डीएम एसपी को भला बुरा कहा, तमाम और जिलों से भी खबरें आई, बहराइच से भी। अब ताज़ा मामला आगरा का है। आगरा में राकेश गुप्ता एक व्यापारी हैं, उनकी पुलिस ने लाठियों से बेतहाशा पिटाई की। ये पूरी पिटाई सीसीटीवी में कैद है। व्यापारियों के खिलाफ इस तरह से पुलिस की जो पिटाई थी और जिस तरह से ज्यादती है, इसको लेकर भारी नाराजगी आगरा प्रशासन के खिलाफ वहां के विधायक और मेयर दोनों ने जताई। लोग सड़क पर उतरे। विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल कहते पानी अब सर के ऊपर चला गया है। मेयर नवीन जैन ने इसका कहा कि सब चुप नहीं बैठेंगे, अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ये स्थितियां क्यों बनती जा रही हैं? क्या अधिकारी जनप्रतिनिधियों को इग्नोर कर रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं? एक और मामला आपको बताते हैं। टांडा से विधायक है संजू देवी। बसकारी थाने में उनको थाना अध्यक्ष के खिलाफ धरने पे बैठना पड़ा। कारण कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न और अवैध वसूली। तो क्या ये बात प्रदेश में मुखिया को नहीं पता है कि जिलों में डीएम एसपी और उनके थानेदारों की कार्यशैली से विधायक से लेकर और जनप्रतिनिधि तक नाराज है, कार्यकर्ताओं की पिटाई हो रही है? और मामूली नहीं, जिस तरह से तस्वीरें दिखाती हैं उस तरह से लगता है कि पुलिस किसी बहुत बड़े बाहुबली या अपराधी को पीट रही हो, कोई हत्या का राज उगलवाना चाहती हो। कोई व्यापारी इस तरह से अगर पीटा जाएगा तो बीजेपी की सरकार में न्याय और अन्याय की बात कौन करेगा? क्योंकि ये सरकार गुंडागर्दी के खिलाफ पारदर्शिता के साथ सत्ता में ही आई है। अब आज उनके दर्जनों विधायक जिलों जिलों में पुलिसिया कार्यशैली और जिला प्रशासन के खिलाफ आरोप मढ़ते हैं, उसके साक्ष्य हैं, तस्वीरें हैं। तो तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बताती हैं कि जिलों की स्थिति ठीक नहीं है। जो पिक्चर प्रदेश में दिखाई जा रही है उसके विपरीत जिलों में स्थिति है। अब बीजेपी में जो असंतोष है उसमें विधायकों की सुनवाई न होना एक बड़ा कारण भी है। चुनाव करीब है, संगठन भी देखे, सरकार भी देखे कि अपने कार्यकर्ताओं का और विधायकों का सम्मान कैसे बचाना है, क्योंकि चुनाव तो इन्हीं के दम पे लड़ा जाएगा। और जब इन्हीं का क्षेत्र में सम्मान नहीं रहेगा तो फिर वोट कौन डलवाएगा? हमारे यहाँ डॉक्टर का काम है कि मरीजों का इलाज करना। जो घायल हैं, जिनके जीवन पर संकट है, डॉक्टर उनके जीवन को बचाने के लिए पूरा जी जान लगा देते हैं। लेकिन सुल्तानपुर में जो प्रभारी सीएमएस है बीबी सिंह, वो इसके बजाय गुंडागर्दी से इलाज करते हैं। वो दवा दारू नहीं, सीधे हाथ पैर चलाते हैं। और ये संवेदनहीनता का भी मामला है। कादीपुर इलाके में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 3 लड़के घायल हुए। उनको जिला अस्पताल लाया गया। बताया जाता है कि एक की बहुत हालत गंभीर थी। बीजेपी नेता हैं मोहित सिंह, उन्होंने फ़ोन कर दिया सीएमएस को कि साहब ये बहुत गंभीर हैं, एक की मौत भी हो सकती है, इलाज की बड़ी सख्त ज़रूरत है। बीबी सिंह बरसों से सुल्तानपुर में जमे हुए हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम भी चलाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मोटे हो गए हैं। तो नेताओं से चूंकि उनके स्थानीय स्तर पर अच्छा तालमेल है, लिहाजा वो किसी को कुछ समझते नहीं। फ़ोन पर जिस तरह से बीबी सिंह ने बीजेपी नेता को गालियां दी हैं, वो अपने आप में हैरत जताता है कि कोई एक डॉक्टर इतने नीचे स्तर पर कैसे उतारू हो सकता है। और क्या डॉक्टर गुंडागर्दी से अस्पताल चलाएंगे? सुल्तानपुर जिले के प्रभारी मंत्री हैं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह।
जय प्रताप सिंह जिनका खुदे क्वारंटाइन हो गए, जिनके आवाज़ भी बड़ी धीमी निकलती है, वो कभी किसी को डांटते भी होंगे, इसका भी शायद कोई उदाहरण मौजूद नहीं होगा। लेकिन कोई भी सरकारी अधिकारी और कोई भी व्यक्ति, योगी सरकार में यह कहा गया कि इतना बड़ा नहीं है कोई नियम कानून से ऊपर हो। तो बीपी सिंह क्या नियम कानून से ऊपर हैं या उसके नीचे हैं, इसका पता अभी तक नहीं चला है। लेकिन एक डॉक्टर का काम क्या है, एक सीएमएस का काम क्या है कि अगर उसके अस्पताल में कोई मरीज आया, गंभीर घटना दुर्घटना है, तो उसको राहत मिलनी चाहिए, उसका इलाज अच्छे से होना चाहिए और जो भी दवा और व्यवस्था है वो जिला अस्पताल द्वारा की जानी चाहिए। सिफारिश करना हर सरकार में हर पार्टी के नेता करते हैं और किसी की जान बचाने के लिए सिफारिश करना कोई बुरी बात नहीं है। हम प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे, अस्पताल में सीएमएस का चार्ज भी लेंगे, नोट भी कमाएंगे, गुंडागर्दी भी करेंगे, प्राइवेट नर्सिंग होम भी चलाएंगे और हमको कोई कुछ न कहा है। तो जब मुलायम सरकार में वही हो रहा है, जब मायावती सरकार में वही हो रहा था, अखिलेश यादव सरकार में हो रहा था और बीजेपी सरकार में भी वही हो रहा है, तो फिर अंतर क्या रहा उनमें और इनमें? ये बहुत बड़ा सवाल है और बीजेपी के नेताओं के सम्मान का सवाल है कि मोहित सिंह भले एक युवा नेता हो, लेकिन कोई ठेका पट्टा और वसूली के लिए उन्होंने फोन तो किया नहीं था। उन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए, कार्यकर्ताओं के जान बचाने के लिए कहा था। तो इस तरह की डॉक्टरों की गुंडागर्दी अगर बीजेपी की सरकार में होती है और वो उस पद पर बने रहते हैं तो सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं और सवाल ये भी बताते हैं कि बीजेपी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जैसे और सरकारें थी वैसे ये भी सरकार है। देश में लॉकडाउन को लेकर विपक्षी दल मोदी सरकार को घेरते रहते हैं। कोई कह रहा है कि साहब देर से लॉकडाउन लगाया, किसी का आरोप है कि ट्रंप आ रहे थे उनके स्वागत के नाते लॉकडाउन नहीं किया, कोई कहता है कि मध्य प्रदेश में सरकार बनानी थी इसलिए लॉकडाउन नहीं हुआ और कोरोना फैलता गया। अब बीजेपी के विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल ने खुलेआम आरोप लगाया है, सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा है और उन्होंने ये भी लिखा है कि मैंने मुख्यमंत्री को ये बात बता दी है। बीजेपी विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल खुद एक डॉक्टर हैं और उनका ये कहना है कि जब एक भी मरीज नहीं था तब 100% लॉकडाउन था और जब उनके जिले में अब 60 मरीज है गोरखपुर में और 5 मौतें हो चुकी हैं तब लॉकडाउन खोल दिया गया। तो ये आ बैल मुझे मार वाली स्थिति क्यों सरकार बना रही है, इसको लेकर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल बेबाकी से सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हैं और वो बेहद नाराज हैं इन निर्णयों से। देखिए, राधा मोहन दास अग्रवाल कई बार विधायक रहे बीजेपी के और जब विपक्ष में बीजेपी थी, जब समाजवादी सरकार थी, तभी उस समय वो विधानसभा में सबसे बड़ी आवाज हुआ करते थे बीजेपी की। तो विपक्ष में लाठी हम खाएं, डंडा हम खाएं, मुकदमा हमारे ऊपर लिखा जाए और जब मलाई बटने का टाइम आए तो दूसरे लोग रसमलाई खा जाएं और हम फिर वैसे वैसे किनारे। लेकिन उन्होंने अपना चरित्र नहीं बदला। बीजेपी के विधायकों में अभी तक असंतोष जिला प्रशासन के कार्यशैली को लेकर रहता था, लेकिन इस लॉकडाउन पर जिस तरह से राधा मोहन दास ने अपनी बेबाक टिप्पणी लिखी है वो निश्चित ही तमाम सारे सवाल खड़े करती है। सवाल ये खड़े करती है कि क्या जो जिला के लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, इनसे जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही थी तो इनमें सबकी राय को महत्व नहीं दिया गया। जब सरकार लखनऊ में बैठकर समीक्षा करती है, जब जिलों से राय लेती है, फीडबैक लेती है, तो उस फीडबैक पर वो कितना अमल करती है ये भी उन विधायकों को बताए कि बहुत कम ऐसे विधायक होते हैं जो अपनी सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत कर पाते हैं, जो अपनी सरकार को आईना दिखा पाते हैं या जो अपनी सरकार की कमी होती है उसे जनता के सामने रख पाते हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल चूंकि एक डॉक्टर भी हैं तो वो बीमारी का उसका भयावह स्थिति को जानते भी हैं कि कोरोना क्या चीज़ है। दूसरा, वो लगातार विधायक चुने जाते रहे तो उन्होंने जो काम कराए या क्षेत्र के लोगों से जो उनके संबंध होंगे उस आधार पर भी वो चिंतित होंगे। अब उनकी सरकार है तो स्वाभाविक उनके पास शिकायतें भी ज़्यादा आती होंगी, लोग अपनी परेशानियां भी ज़्यादा बताते होंगे। तो ऐसे में अगर कहीं बात नहीं सुनी जा रही है तो फिर सोशल मीडिया खुला है, पूरी देश और दुनिया उसको देखेगी और पढ़ेगी।
तो हम उम्मीद ये करें कि सरकार जो वैल्यूएबल जो कहा जाए विधायकों की सलाह है, जो मूल्यवान है, उनको ले और उन पर अमल करे। और गोरखपुर तो मुख्यमंत्री का खुद का गृह जिला है, अगर वहां पर मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित ही विधायक की चिंता जायज है। योगी सरकार जब सत्ता में आई थी तो उसने सबसे पहला संकल्प लिया था कि वह भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन देगी। लेकिन 3 साल बाद अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो क्या यह नारा सिर्फ नारा है या इसको जमीन पर अमल किया गया है? सवाल इसमें एक ताजा मामले से खड़ा हुआ है कि एक सीबीआई का मुलजिम अब एक जिले का डीएम बना दिया गया है। योगी सरकार की इस फैसले से ब्यूरोक्रेसी में बेहद हैरानी है और तमाम सारे सवाल चल रहे हैं, कानाफूसी हो रही है। 2008 बैच के आईएएस अफसर हैं राजेश मीणा या राजेश कुमार। ये वही राजेश कुमार हैं जो अखिलेश यादव सरकार में मथुरा के डीएम हुआ करते थे। अब मथुरा इसलिए महत्वपूर्ण है, आपको बताऊं, इस देश में लोग 2 नाम बहुत अच्छी तरह जानते हैं 2 बागों का, एक तो जलियांवाला बाग, दूसरा जवाहर बाग। जवाहर बाग कांड के समय राजेश मीणा मथुरा के डीएम थे और उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी और यही बीजेपी ये कहती थी कि अखिलेश यादव की सरकार की वजह से कांड हुआ, जिसमें गुंडागर्दी, यादवों की गुंडागर्दी के चलते वहां लोग मारे गए। 2 पुलिस के जाबाज अफसरों की मौत हुई। मुकुल द्विवेदी जो एसपी सिटी थे, हर कोई जानता है। फरा के थाना अध्यक्ष थे, उनकी मौत हुई। कितना बड़ा कांड हुआ, कितनी आगजनी हुई। वहां एक समानांतर सरकार चल रही थी, एक अलग व्यवस्था, उनका अपना सिक्का, सब कुछ चलता था। राजेश मीणा मथुरा से पहले कन्नौज के भी डीएम रहे हैं और जो आज वर्तमान में कन्नौज से सांसद है बीजेपी के, ये भुक्तभोगी रह चुके हैं उनके। अब किसने और कौन से जुगाड़ से वो आजमगढ़ के डीएम बना दिए गए, इसको लेकर तमाम सारी कानाफूसी है, चर्चा है। जो आदमी सीबीआई का मुलजिम हो, 3 बार जिसे सीबीआई बुलाकर पूछताछ कर चुकी हो, वो अफसर किसी जिले का डीएम कैसे बनाया जा सकता है? और वो भी योगी सरकार में। कौन लोग हैं जो उनके शुभचिंतक हैं, जिन्होंने इन तथ्यों को छुपाकर सरकार को गुमराह किया? ब्यूरोक्रेसी में भी इस बात को लेकर बहुत हलचल है कि कहां से ये सब सेटिंग हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस भाजपा ने समाजवादी सरकार में भ्रष्टाचार को, गुंडागर्दी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, नौकरियों को, बेरोजगारी को और जवाहर बाग को, वो भाजपा सरकार जब सत्ता में आ गई तो क्या ये उन आरोपों को भूल गई और उन अधिकारियों को पुरस्कृत किया जा रहा है? उनको एक एक कर बड़े बड़े ओहदे दिए जा रहे हैं? सवाल इसीलिए तमाम सारे खड़े होते हैं। गलती एक होती है लेकिन सरकार चारों ओर से घिर जाती है। उत्तर प्रदेश में और काबिल अफसरों की कमी नहीं है, लेकिन कोई नेपथ्य में पड़ा है, कोई डंप है, क्योंकि अच्छी पैरवी नहीं हो सकता है या वो सरकार की निगाह में ना पाते हों। और उत्तर प्रदेश में सीबीआई के और भी मुलजिम हैं, या सीबीआई ने जिनके ऊपर छापा मार रखा है, तो किसी को तो इनाम दे रखा है और किसी को साइड में कर रखा है। सब ये भेदभाव क्यों है? क्योंकि 4000 करोड़ का घोटाले के आरोपी प्रमुख सचिव उद्योग बन जाएंगे और सचिव सिंचाई बन जाएंगे, और जो इतने बड़े बड़े आरोपों में लिप्त हैं वो डीएम बन जाएंगे, और जिनके यहाँ एक बार सीबीआई ने, ईडी ने छापा मार दिया, उनको साइड में करके सरकार उनको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी और दुश्मन घोषित किए हुए है। ये भेदभाव ये दर्शाता है कि सरकार की मंशा चाहे जो हो, लेकिन उसका अमल में कहीं ना कहीं मापदंड दोहरा और तिहरा है। अगर अमल में ही सारी चीज़ें जब दिखेंगी, जनता जो देखती वो अमल देखती है, सरकार की मंशा क्या है ये स्पष्ट नहीं हो पा रही है, तो स्वाभाविक है कि सवाल बनते हैं, सवाल खड़े होते हैं। तो हम सरकार के सामने इन सब चीज़ों को इसलिए रखते हैं कि वो सही और गलत चीज़ को जाने और जो उसको उचित लगे वो फैसला करे। और आज हम जाते जाते आपको इन 4 लाइनों के साथ छोड़ भी जाते हैं कि हुकूमत इस तरह आवाम पर एहसान करती है कि पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है।
तो बहरहाल इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, टीवी 9 भारतवर्ष पर हर